दोस्तों नमस्कार। भारत में आतंकी हमले तो कई बार हुए हैं और अगर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें आतंकवादी हमलों को लेकर तो आपके जहन में यह तस्वीर 30, 35, 40 सालों पुरानी भी गूंजने लगेगी। क्योंकि याद कीजिए 1988-89 का दौर, जब पहली बार जम्मू कश्मीर में सड़कों पर लहराते हुए बंदूकों के साथ आतंकवादी खुले तौर पर नजर आए थे। और उस वक्त भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण जो है आतंकवादियों ने किया था। तब से लेकर अब तक की परिस्थिति में कई मौके ऐसे आए जब भारत की राजनीतिक सत्ता ने बड़े निर्णय पाकिस्तान को लेकर लिए और खुले तौर पर इसका इजहार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी किया गया कि पाकिस्तान की जमीन पर कितने सारे आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी है और उस मौजूदगी के आसरे पाकिस्तान क्या भारत के साथ एक शैडो वार खेल रहा है। यह सवाल हर मौके पर उठा है, लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति शायद बिल्कुल अलग है। यह अलग इसलिए भी है क्योंकि भारत में इस वक्त मौजूदा वक्त की राजनीति और सियासत जिस हिंदू मुस्लिम राजनीति की लकीर पर चलती हुई दिखाई दे रही है, कमोवेश वही परिस्थिति इस देश के ऊपर आतंकी हमले के साथ कहीं मोटी हो जाएगी यह किसी ने सोचा ही नहीं होगा। यानी आतंकवादी हमला करते वक्त पहचान पूछेंगे, धर्म जानना चाहेंगे, उसके बाद वह हत्याएं करेंगे। यह परिस्थिति तो इससे पहले कभी नहीं थी। और शायद इस हमले के एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख का वो भाषण जिसमें वह खुले तौर पर जिन्ना को याद करते हुए टू नेशन थ्योरी का जिक्र यह खुलकर कहते हुए करते हैं कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बिल्कुल अलग है, हम क्यों उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं या वो हमारे साथ क्यों खड़े होंगे। और बात होते होते यहां तक आई कि जो कश्मीर में आतंकवादी हैं उनके पीछे पाकिस्तान को खड़े होना होगा। यह मैसेज काफी है बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर और पहलगाम की घटना ने किस तरीके से मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति, भारत की सियासत, भारत के समाज और शायद भारत के भीतर जो भाईचारा है उसको भी आतंकवाद के जरिए बांटने की खुली कोशिश किस तरीके से की है। और आज इसी पर, अब इसी नब्ज पर राहुल गांधी ने यह कहकर उंगली रख दी कि समाज को बांटने का प्रयास ऐसे आतंकवादी परिस्थितियों से हो रहा है, लेकिन भारत एक है। लेकिन आज हमें चंद ऐसे पन्नों को पलटने की जरूरत है जिसके आसरे आप समझ पाएं कि क्यों आजादी या कहे विभाजन के बाद से मौजूदा वक्त की स्थिति शायद बिल्कुल अलग है। नेहरू काल से लेकर मोदी काल तक के बीच में जब आप सफर करेंगे तो जम्मू कश्मीर को लेकर हो सकता है मौजूदा वक्त में जो दो बड़े मुद्दे उभर कर सामने आए हैं वो दोनों मुद्दे इस दौर में गायब हो गए हैं। यानी सिंधु नदी संधि जो 1960 में हुई थी जिसको नेहरू ने हस्ताक्षर कर अंजाम दिया था, और दूसरा 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था जिस पर इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों परिस्थिति मौजूदा वक्त में बिल्कुल नहीं है। भारत ने खुले तौर पर और औपचारिक तौर पर पाकिस्तान को यह जानकारी दे दी है कि अब वह सिंधु नदी समझौते को नहीं मानती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सीनेट की बैठक में इस बात का खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर यह युद्ध की परिस्थिति है, हम इसको रिटेलिएट करेंगे और इसमें खास तौर से हमारे लिए अब शिमला समझौता मायने नहीं रखता है। यह दो मैसेज बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के साथ जो सेफ्टी वॉल्व काम कर रहा था वो दरअसल सिंधु नदी और शिमला समझौता ही है, क्योंकि इन्हीं दोनों पर लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान की इकोनॉमी टिकी हुई है। शिमला समझौते ने लाइन ऑफ कंट्रोल को उस सीमा रेखा में तब्दील किया जिसके आर या पार कोई नहीं जाएगा, और इसीलिए युद्ध विराम की परिस्थितियां कमोवेश अगर करगिल का दौर छोड़ दीजिए तो हमेशा से बरकरार रही। युद्ध विराम कई मौकों पर टूटा भी, आतंकवादियों की आवाजाही भी हुई,
लेकिन बावजूद इसके कभी दोनों देशों में से किसी ने नहीं कहा कि हम शिमला समझौता नहीं मानेंगे। और अगर सिंधु नदी समझौते का जिक्र करें तो पाकिस्तान के भीतर जो पूरी इकोनॉमी है उसका 23% हिस्सा सिंधु नदी के जरिए जो वहां पर खेती होती है, जिसके दायरे में तकरीबन 23 करोड़ पाकिस्तानियों की आर्थिक परिस्थितियां चलती है, वो सीधे तौर पर प्रभावित होगी। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के भीतर एक दूसरा सवाल भारत को लेकर भी है। वो सवाल यह है कि अगर सिंधु नदी समझौता टूटता है और खास तौर से कराची पोर्ट को चारों तरफ से भारत की नौसेना लॉकअप करती है, यानी घेराबंदी करती है, तो फिर वो कौन सी परिस्थिति बचेगी जिसके अलावे युद्ध कुछ होता नहीं है। तो क्या ऐसी परिस्थिति आ चुकी है? क्योंकि दिल्ली के भीतर राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी के बीच एक सहमति तो खुले तौर पर है। इस दौर को कम से कम इस रूप में देखना ही होगा जो अंतिम समाधान की दिशा में ले जाए। और कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ और उसने कहा सरकार जो करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। और राहुल गांधी आज जब कश्मीर की यात्रा पर गए, वहां के घायलों से उन्होंने मुलाकात की, अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस के वर्कर से मुलाकात की, वहां के मुख्यमंत्री से मुलाकात की, वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। और तमाम मुलाकातों के बाद जब वो मीडिया के सामने निकल कर आए तो एक लिहाज से ये खुली हरी झंडी थी जिसमें उन्होंने कहा भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम साथ खड़े हैं। और यह मीटिंग में तय हो चुका था, कल भी और आज फिर हम इसे दोहरा रहे हैं कि पूरा देश एक साथ आपके पीछे खड़ा है। और दिल्ली के भीतर गहमा गहमी के बीच भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकातों की तमाम डोर जब कट चुकी है, राजनयिक तौर पर, व्यापार के तौर पर, हवाई यात्रा के तौर पर, और अब कराची पोर्ट की दिशा में जब कदम बढ़ रहे हैं, तो इन सवालों ने यह खुले तौर पर कह दिया इस दौर में समूचा विपक्ष, समूचा देश मोदी सरकार के साथ खड़ा है। और अगर वो पाकिस्तान पर इस दृष्टि से सोच भी रहा है बड़ी कार्रवाई की, तो फिर सब साथ खड़े हैं। We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. इसमें दो मत नहीं कि पहलगाम की घटना ने समूचे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि आतंकवाद का यह चेहरा इससे पहले भारत में कभी नहीं आया था। और हर कोई यह मानकर चलता था कि आतंकवाद का चेहरा बंदूक के आसरे है। लेकिन पहचान और धर्म दोनों अगर आतंकवाद के साथ और उसके साए की तरह खड़ा है, तो उसका असर आज पाकिस्तान के भीतर किस तरीके से उनकी अपनी बैठकों में यह सोचते हुए और कहते हुए नजर आ रहा है कि जो दिशा में भारत बढ़ रहा है वो भारत पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगा। और इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा कि वह अपने तौर पर बड़े निर्णय ले ले। सवाल यह है बड़ा निर्णय क्या होगा। हम इस पर आए उससे पहले जरा समझिए कि पानी को रोकना, कराची पोर्ट को ब्लॉक करना, सीधे सीधे पाकिस्तान की इकोनॉमी को खत्म करना है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजों की तैनाती दोनों तरफ से बढ़ी है। भारत की नौसेना की स्थिति काफी बेहतर है और यह माना जाता है कि उसकी क्षमता इतनी जरूर है कि वो कराची पोर्ट को ब्लॉक कर सकता है। और यहां पर सवाल था कि क्या शिमला समझौता अब पाकिस्तान ने पूरी तरीके से कर दिया, जो एक डिफेक्टो बॉर्डर की तर्ज पर था। अब यहां पर अगला सवाल यह भी है, क्या इस तरीके से 78 साल में पहली बार अगर भारत ने औपचारिक तौर पर पानी रोकने की बात कही है और 23-24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी जिस पानी से जुड़ी हुई है वहां पर संकट है,
तो फिर 1971 में जो डिप्लोमेटिक जीत भारत की हुई थी शिमला समझौते के साथ, क्या पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि अगर वह इस शिमला समझौते को खारिज कर दे तो फिर एक नई परिस्थिति में पूरी दुनिया इस पूरे इलाके को देखना शुरू कर देगी, क्योंकि यह युद्ध की स्थिति होगी? अगर ऐसा है तो और भी भूमिकाएं दोनों देशों के विशेषज्ञों की जो राय निकल कर आ रही है उसमें यह भी है, इस युद्ध को रोकने के लिए रूस और चीन और अमेरिका की क्या भूमिका होगी? रूस भारत के साथ होगा, चीन पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन रूस और चीन आमने सामने खड़े नहीं हो सकते हैं उस दौर में जब अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वार को लेकर दोनों एकजुट हैं और इस पूरे इलाके में जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है, यहां पर वो अपने तरीके से नए बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं और ब्रिक्स उसका एक हिस्सा बनता है। तो क्या भारत और पाकिस्तान या भारत इस दौर में जिस निर्णय की दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि मुलाकातों के सिलसिले दिल्ली में बड़ी तेजी से बढ़े हैं, चाहे वो इजराइल के राजदूत हों, चाहे वो अमेरिका के अधिकारी हो, विदेश मंत्रालय से उनकी मुलाकात बातचीत लगातार हो रही है जो दिल्ली में हो रही है। और इस बीच पानी रोकने को लेकर जल शक्ति मंत्री और फिर विदेश मंत्री के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात भी कर रहे हैं। यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से और बड़े फैसलों के आसरे अगर दिल्ली चल रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीर के भीतर बड़ी तेजी के साथ सेना भी पहल कर रही है। और सेना की पहल बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि आज अलग अलग जगहों पर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का त्राल का इलाका हो, चाहे अनंतनाग के ब्रिसबेरा का इलाका हो, वहां पर आतंकवादी जो भी थे उनको मार गिराया गया, उनके घर की तलाशी ली गई, सर्च वारंट हुआ। इन सब के बीच एक्सप्लोसिव जिन घरों में था वो आसिफ शेख और आदिल ठोकेर थे, जो कि 2 लश्कर आतंकवादियों का जिक्र सेना ने किया था, उनके यहां ब्लास्ट हो गया। उनकी तस्वीर को देख लीजिए जरा। यह दरअसल उन 2 घरों की तस्वीर है जो आसिफ शेख और आदिल ठोकोर का घर बताया गया। और यह जब वहां पर सेना के लोग जांच करने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद एक्सप्लोसिव में ब्लास्ट हो गया। इसके अलावे पूरे कश्मीर में सेना हरकत में है, वो चाहे बांदीपुर में इनकाउंटर हो रहा हो, अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन चल रहा हो, पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चल रहा हो, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद पहलगाम के बैसारण घाटी में पहुंचे हों। ये सारी परिस्थितियां बताती हैं कि किस तेजी से दिल्ली और कश्मीर के बीच जो इस वक्त हॉटलाइन जुड़ी हुई है वो बता रही है कि दिल्ली के भीतर लिए जाने वाले निर्णयों का असर अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिखाई देगा, क्योंकि पूरे विपक्ष की एक सहमति है। और इसी के मद्देनजर अब जम्मू कश्मीर के तमाम विधायक जो चुने गए, हालांकि राज्य की भूमिका में अभी जम्मू कश्मीर नहीं है, लेकिन उपराज्यपाल ने वहां पर एक नोटिस जारी किया और कहा कि 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, आप सभी को उसमें आना है। और इस तरीके का पर्चा उनके तरफ से जारी किया गया। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन ताकत उपराज्यपाल के पास है। और यही वजह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार ने जो कुछ भी निर्णय लिए, उन निर्णयों को लेकर सरकार की अपनी छवि और साख दोनों दांव पर है, क्योंकि बड़ा व्यापक परिवर्तन जम्मू कश्मीर को लेकर पुराने तमाम राष्ट्राध्यक्षों या कहें तमाम सत्ताओं के जरिए जो भी निर्णय लिए गए उससे हटकर प्रधानमंत्री मोदी ने निर्णय लिए हैं। और अब शायद सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि इस दौर में जम्मू कश्मीर के भीतर यह पहली बार निर्णय लिया गया कि कोई भी वहां जमीन खरीद सकता है, घर बना सकता है। पर्यटन बेहद बढ़ गया। जो ऑफिशियल डाटा 2024 का आया उसमें 34 लाख का आंकड़ा सरकार ने दिया जो बाहर से लोग आए थे, यानी देश के अलग अलग हिस्सों से पर्यटन करने आए थे। बॉर्डर को भी टूरिज्म के लिए खोला गया। इस दौर में टनल का काम पूरा किया गया। ध्यान दीजिए,
सोनमर्ग टनल, हालांकि उसको बनाने का निर्णय पहले लिया गया था, लेकिन इसी दौर में 2700 करोड़ के खर्च के साथ उसे पूरा किया गया। सोनमर्ग से गगनगीर तक ये पूरा इलाका एक दूसरे को जोड़ता है। यहां पर गोल्फ कोर्स बनाया गया। 10th और 12th में पढ़ने वाले छात्रों को टैबलेट दिए गए। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब धारा 370 का जिक्र हुआ था तो उसमें खुले तौर पर उन्होंने कहा था, ये एक ऐसा औजार है, इसका इस्तेमाल कश्मीर में आतंक, हिंसा और भ्रष्टाचार को फैलाया जाता है, ये एक ऐसे हथियार के तौर पर है, इसीलिए इसे खत्म करने की जरूरत है। पार्लियामेंट के भीतर और बाहर विपक्ष ने विरोध किया। आर्टिकल 370 को लेकर विरोध अभी भी विपक्षी नेताओं का है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। और अभी तक जो 2019 से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से जो पूरी की पूरी कवायद मोदी सरकार ने की थी, पहलगाम की घटना के बाद अब कौन सा बड़ा निर्णय उन्हें लेना है जिससे उनके साथ जम्मू कश्मीर के समाधान की स्थितियां जुड़ जाएं। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पहली बार पूरा विपक्ष कल जब मुलाकात की उसने, तो वहां पर सरकार से कहा हम आपके साथ खड़े हैं। किरण रिजिजू ने निकलकर इसी बात की जानकारी दी कि पूरे विपक्ष ने कहा है। All the political leaders have in unanimous voice supported the action taken by the CCS with regards to Pakistan and also expressed support for any future action government would take to fight against the terrorism. And all the political leaders had expressed their solidarity with the government for all the actions that government is taking and government would take in the future. विपक्ष सरकार के हर निर्णय के साथ खड़ा है। तो क्या वाकई पाकिस्तान को लेकर अब युद्ध की स्थितियां बन रही हैं? और खास तौर से युद्ध की सीधी स्थिति ना भी बने तो भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से घेराबंदी कर खत्म की जाए, जिससे वह कम से कम आने वाले वक्त में आतंकवाद को अपने देश में पनाह नहीं दे या उसके साथ खड़ा होता हुआ पॉलिसी के तौर पर नजर नहीं आए। क्या उस दिशा में पहला मौका मोदी सरकार के साथ है क्योंकि विपक्ष साथ में खड़ा है? खास तौर से तब जब विपक्ष ने कई मौकों पर कश्मीर को लेकर और खुद बीजेपी की नीतियों को लेकर और सरकार की नीतियों को लेकर यह सवाल बार बार उठाए हैं कि इस दौर की राजनीति जो देश में चल रही है वो विभाजनकारी है। वो कहीं ना कहीं वोटर के ध्रुवीकरण के आश्रय राजनीति को साधती है। हर दिन मुस्लिम आबादी में अलगाव पैदा होता है, हिंदूवादी उत्तेजित होते हैं। और इस पूरी की पूरी परिस्थिति में भारतीय पहचान में जम्मू कश्मीर को लाने का प्रयास क्या सरकार ने किया भी है, या सिर्फ जमीन खरीद लीजिए, मकान बना लीजिए, टनल बना लीजिए, गोल्फ कोर्स बना लीजिए, और जबकि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां आया नहीं, कोई इस तरीके का प्रयास हुआ नहीं जिससे वहां के लोगों को भी इसका एहसास हो कि वो अलग नहीं है। और भारत की तमाम राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक्सेप्ट हर कोई कर रहा है। यह सवाल बार बार विपक्ष ने उठाया है। यानी समावेशी पहचान होनी चाहिए, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के आश्रय ध्रुवीकरण ने ही एक नई पहचान दे रखी है। और इन सब के बीच जो इस्लामिक उग्रवाद है, टेररिज्म है, और ये सारी परिस्थितियों ने एक नए झटके में जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली की नीतियों के आश्रय पाकिस्तान को देखना शुरू कर दिया है। और शायद इसीलिए पहली बार राहुल गांधी आज जब तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे थे तो उन्होंने इस आतंकवाद को नए सिरे से यह भी कहकर कहा कि दरअसल समाज को बांटने की प्रक्रिया, भाईचारे को खत्म करने की स्थिति, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की सोच, क्या इस और ऐसे आतंकवाद के जरिए हमारे देश के भीतर हो तो नहीं रहा है? लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम एक साथ खड़े हैं और पूरा देश एक साथ खड़ा है। The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united
stands together so that we can defeat what the terrorists were trying to do. यानी पाकिस्तान या कहें आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई, उसने भारत के भीतर इस सवाल को बड़ा कर दिया कि भारत की अंदरूनी राजनीति का भी इस्तेमाल आतंकवाद अपने तौर पर कर सकता है, या फिर पाकिस्तान की जमीन से पहली बार इस तरह का पॉलिटिकल मैसेज आया है। लेकिन भारत के भीतर विपक्ष जब सत्ता और सरकार के साथ खड़ा है और उसके हर निर्णय में इस दौर में वो साथ की परिस्थितियां हैं, तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले की तमाम पुरानी थ्योरी, जो चाहे नेहरू काल में सिंधु जल संधि की रही हो, चाहे इंदिरा गांधी के काल में शिमला समझौते की रही हो, क्योंकि इस दौर में राहुल गांधी सरकार को खुले तौर पर कह रहे हैं अब जो निर्णय लेंगे हम साथ खड़े हैं। और एक हकीकत भी है, क्योंकि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद धारा 370 जब खत्म की गई तो उसके बाद दिल्ली से ही कश्मीर को चलाया गया, और इन तम स्थितियों के बीच कश्मीर की स्थिति में आतंकवाद की यह घटना शायद एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी भूल भी थी, जिसको कल सरकार ने माना भी। लेकिन अगला सवाल यह है कि भारत की तरफ से अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये मानकर चल रहे हैं कि अब निर्णय का वक्त है, तो दूसरी तरफ सीमा पार की परिस्थिति क्या कहती है। आज सीनेट की बैठक हुई। सीनेट की बैठक में बाकायदा एक पर्चा जारी किया गया पाकिस्तान की सीनेट में। उसमें कहा गया कि अगर वाटर टेररिज्म ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, मिलिट्री प्रोवोकेशन अगर आप उकसा रहे हैं, तो ये हमारी संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ होगा और हम इसे एक वार लाइक सिचुएशन के तौर पर देखेंगे। और ये सिचुएशन क्या धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ से अभी तक किसी ने कहा नहीं है, लेकिन वहां के विशेषज्ञ ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि ये समझना होगा पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है। तो क्या ये मैसेज धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है जहां पर एक वक्त वाकई ये सवाल था। क्योंकि याद कीजिए, जब पठानकोट हुआ, रोड़ी हुआ, तो उस वक्त मनोहर पारिकर हुआ करते थे भारत के रक्षा मंत्री, और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा भी था कि भारत दरअसल बंधा हुआ नहीं है इस नीति से कि वो पहले इस्तेमाल ना करे। और फिर 2019 में जब पुलवामा हुआ तो राजनाथ सिंह ने कहा था अभी तक हमारी नीति है कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में यह नीति और उसके हालात पर निर्भर करता है। यानी जो नीति थी वो उस हालात पर निर्भर करेगी। इस दौर में अभी तक किसी ने दिल्ली या कश्मीर के भीतर जिक्र नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के इंडिकेशन एक वार लाइक सिचुएशन का जिक्र अपनी सीनेट में जिस पर्चे को जारी किया गया उसको देखिए जरा। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का बाखूबी एहसास तो है कि मौजूदा वक्त में भारत की राजनीतिक सत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी ठोस निर्णय तत्काल लेने की स्थिति में हमेशा रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के भीतर भी एक हलचल मची हुई है। सियासी तौर पर वहां पर सत्ता के सामने यह तो सवाल है कि उसकी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब दुनिया के सामने एक युद्ध, वह भी ट्रेड वार शुरू हो चला है, उसमें पाकिस्तान कहीं खड़ा हुआ नहीं है। उसके दायरे में चीन भी है, रशिया भी है। यानी कल तक जो सामरिक युद्ध की परिस्थितियां होती थी, ट्रेड वार ने उसके तौर तरीके बदल दिए हैं। और इस वक्त भारत एक बड़े बाजार के तौर पर, बड़े व्यापारिक संबंधों के तौर पर और ट्रेड वार में एक बड़ी भूमिका हर दृष्टि से निभाने के लिए खड़ा हुआ है। जहां पर रूस हो या चीन हो या अमेरिका हो या ईरान हो या मिडिल ईस्ट हो या फिर यूरोपीय यूनियन ही क्यों ना हो, सबों की जरूरत भारत कहीं ना कहीं है। और वजह भी यही है कि इस वक्त जो पहलगाम में हुआ उसको लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया हो या फिर इजराइल की प्रतिक्रिया हो, खुले तौर पर भारत के साथ खड़ी। और आज इजराइल के एम्बेसडर जब विदेश मंत्रालय गए और बाहर निकलकर पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किया, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा इस दौर में तो हम बिल्कुल भारत के साथ हैं और तमाम संबंध हो या जो भी स्थितियां, जो भी निर्णय हो, हम उसे आगे बढ़ाने को तैयार है।
Extended our condolences for the terrible attack that happened here. This is a watershed moment. We stand with India. It's a very important moment. And of course we discussed things of mutual concern that have to do both with the fight against terrorism and also, how to enhance our cooperation. We have a great cooperation. We are great partners. And we are looking forward for more cooperation both bilaterally, regionally and globally. यानी इस पूरी परिस्थिति को अगर एक साथ आप देखेंगे, जो मौजूदा वक्त में दिल्ली में हो रहा है, कश्मीर में घट रहा है, पाकिस्तान के भीतर हलचल मची हुई है और पहलगाम की घटना को लेकर देश भर में जो आक्रोश है, उसमें तीन बड़ी बातें आपकी आंखों के सामने अब रेंगने लगेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को जितना समर्थन है और वह समर्थन उन देशों के साथ है जो कल तक पाकिस्तान को लेकर बंट जाते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के साथ जुड़ाव इस देश में दुनिया के तमाम देशों का है, चाहे भारत अपने तौर पर एक कड़ा निर्णय ले ले तो भी। दूसरा सवाल जो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, पहली बार भारत के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सामने यह मौका भी है और शायद उनकी अपनी राजनीति का दस्तूर भी है। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी जब कोई विरोध नहीं है, विपक्ष पूरे तरीके से सत्ता के हर निर्णय के साथ खड़ा है और उन्हें बतलाना है कि जो विभाजन के बाद की जो कश्मीर नीति थी, उस कश्मीर नीति को बीजेपी नहीं मानती है। और जनसंघ के दौर से जो विरोध होते रहा, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही जिक्र कर लीजिए या आरएसएस का ही जिक्र कर लीजिए, उस जगह पर आकर मौजूदा वक्त में कश्मीर के मद्देनजर पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा निर्णय क्या मोदी सत्ता ले लेगी, क्योंकि यह उसकी अपनी छवि और उसकी साख पर भी टिका है। और तीसरा बड़ा सवाल जो पूरी की पूरी राजनीति हिंदुत्व के आसरे बीजेपी ने इस देश में खड़ी की, आतंकवाद के एक हमले ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि टेररिज्म भी क्या पहचान मांगकर और धर्म के आसरे हिंसा करने पर भारत में उतारू है, तो फिर इस देश के भीतर बहुसंख्य हिंदू तबके को साथ रखकर एक बड़े निर्णय की दिशा में क्या मौका इस वक्त मोदी सरकार के साथ भी है और उनके अनुकूल परिस्थितियां भी हैं। शायद ये तीन परिस्थिति खुले तौर पर बतलाने लगी है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।